2 मार्च 2020 को हरियाणा स्टाफ सेशन द्वारा आयोजित 11/2019 की कैटेगरी नंबर 18 का जूनियर अकाउंटेंट का मॉर्निंग सेशन का पेपर इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। पुत्र का पर्यायवाची बताना है। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? सुत पुत्र का पर्यायवाची होगा। विलोम शब्द का सही चयन कीजिए। कटु शब्द दिया गया है, कटु शब्द का विलोम बताना है। तो कटु का विलोम क्या होगा? मधुर हो जाएगा। आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपनों को छिपाना। आंखें चुराना, अपनों को छिपाना, यानी कि अपने आप को ही छिपा लेना। रेखांकित शब्द का एक वचन चुनें। चरखे चल रहे हैं, चरखे चल रहे हैं। तो रेखांकित शब्द क्या यहाँ पे? चरखा। तो चरखा का एक वचन क्या होगा? चरखे का एक वचन होगा चरखा। चरखा चल रहा है, चरखे चरखा। आगे क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का बहुवचन चुनें। बालिका लिख रही है, बालिका लिख रही है। यहाँ पे रेखांकित शब्द है बालिका और इसका बहुवचन चुनना है। तो बालिका बालिकाएं, आंसर क्या होगा? ए। बालिकाएं लिख रही हैं, बालिकाएं लिख रही हैं। भले ही आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हों, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे मिलेंगे जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ करते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से और प्यार से समझें। एनालाइज का आपको सेम मीनिंग बताना है। तो क्या होता है? टू इंस्पेक्ट करना, किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, यानी कि किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, एनालाइज करना होता है। क्वेश्चन है, एंटोनियम यहाँ पे बताना है वर्ड का। टिमिड, ये देखिए, अगर आपने खूब सारे पेपर का अगर रिवीजन किया होगा तो आप देखते हो कि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो टिमिड इज, यहाँ पे क्या बताना है? इसका विलोम बताना है। तो क्या होगा? कोरेजियस, यानी कि साहस भरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इडियम पूछा हुआ है। इडियम बताना है आपको ये। ए स्टेज इन टाइम सेव्स, और यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको फिल करना है। ए स्टेज इन टाइम सेव्स। तो ये अंग्रेजी कहावत है। क्या कहावत है? कि आपदा आने से पहले ही उसका निवारण करने की क्या करो? कोशिश करो। विपत्ति अगर आती है तो विपत्ति को आते ही क्या करो? उसका निवारण करने की कोशिश करो, नहीं तो वो क्या करेगी? बाद में मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ए स्टेज इन टाइम सेव्स 9, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच राइट सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली उसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाया करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क। इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क। काम करने में कितना लगता है? आधा घंटा लगता है, लगभग। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन की आप बिल्कुल अभ्यास करके रखो कि वर्ब क्या आएगी और प्रीपोजिशन क्या आएगी। राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, वी शुड ऑल डिजायर, फिर यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। वर्ल्ड वेयर ओनली पीस प्रिवेल्स। तो हमें ऐसे संसार की कामनाएं करनी चाहिए, इच्छाएं करनी चाहिए जहाँ पर क्या हो? सब चारों तरफ शांति ही शांति हो। तो डिजायर फॉर, डिजायर के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है? डिजायर फॉर। तो डिजायर फॉर, और ये यहाँ पे वो ए क्या आएगा? ये आर्टिकल आएगा वर्ल्ड के साथ में। वी शुड ऑल डिजायर, हम सबको डिजायर करनी चाहिए किसकी? फॉर ए वर्ल्ड वेयर पीस प्रिवेल्स। क्वेश्चन लेंगे, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, हरियाणा जीके का ये क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारत को किस सदी में छोड़ा था? अंग्रेजों ने भारत को 20वीं सदी में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। क्वेश्चन है, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इससे पहले कार्यकाल में किस पद पर रह चुकी हैं?
तो ये आपको मंत्रिमंडल पूरा याद होना चाहिए। मंत्रिमंडल के ऊपर एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, और आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने होते। जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं वही आपको पढ़ के एग्जाम में जाने होते हैं। ताज़ा गणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको कमेंट करना कि ये 8 है या अभी 9 है। आपको ध्यान रहे कि अभी क्या नाम है आपका दादर नागर हवेली और क्या नाम है, दादर नागर हवेली और ये इसके साथ ही क्या आता है, दमन दीव, दमन दीव, इनको मिलाकर के क्या कर दिया, एक ही टेरिटरी कर दिया गया है। और आपको एक क्वेश्चन और कमेंट करना है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम, यानी कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद कितने यूनियन टेरिटरी थे? आपको ये भी कमेंट करना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कितने यूनियन टेरिटरी थे। इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। एक विधायिका जिसमें सदन होते हैं कितने, वह द्विसदनीय विधायिका कहलाती है। द्विसदनीय विधायिका क्या होती है? जिसमें 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें 2 सदन होते हैं, विधान पालिका और विधान मंडल। क्वेश्चन है आपका 15, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की आयु जिसमें वह सेवानिवृत्त होते हैं बतानी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। मुख्य पद पर जितने भी आपके पदाधीन हैं तो आपको सारे पदासीन याद रखने की कौन कितनी एज में रिटायरमेंट लेता है। इतिहास में पानीपत में लड़े गए युद्धों की संख्या कितनी है? पानीपत के युद्ध के ऊपर एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाया करता है। तो 3 युद्ध लड़े गए हैं, सबको पता है। 7 अक्टूबर 1956 को दिल्ली के युद्ध में मुगल सेनाओं को हराने वाले हरियाणा के महान राजा कौन है? 7 अक्टूबर 1956 को दिल्ली में मुगल सेनाओं का मुकाबला हुआ किससे? एमू विक्रमादित्य से। आंसर क्या होगा? एमू विक्रमादित्य से। क्वेश्चन है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संस्था हरियाणा में स्थित नहीं है? देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर हिट क्वेश्चन है ये। आपको एग्जाम में आगे कभी ना कभी आपको एग्जाम में ये मिलने वाला क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है? हरियाणा में स्थित नहीं है, तो IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आपको ध्यान रहे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हरियाणा में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में हुआ करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रबी की फसल कौन से महीने के दौरान उगाई जाती है? रबी की फसल कौन से महीने के दौरान उगाई जाती है? तो अप्रैल नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाई जाती है। और अप्रैल के बाद इसकी क्या होती है? बुआई। ये क्या पूछ रहा है आपसे? रबी की फसल कौन से महीनों के दौरान उगाई जाती है? और खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? ये भी आपसे पूछता है, खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? तो आपको ये, और इसमें एक चीज़ और भी पूछता है आपसे कि जायद जो फसल होती हैं, जायद फसल, ये किस महीने में उगाई जाती है? तो ये इन तीनों के ऊपर आपको पॉइंट याद करके रखने हैं, इजी हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री इनमें से किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री किस दल से हैं? ये हैं बीजेपी के दल से। तो पेपर को आप देखते हो तो आपको बिल्कुल इजी पेपर लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आके बोलते हो सर पेपर बड़ा मुश्किल आया था, क्योंकि ज़्यादा अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास आप करते नहीं हो, जब बैठते पढ़ने को तो आप 50 क्वेश्चन पढ़ते हो, अन्यथा फिर 3 दिन पढ़ते नहीं हो। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हरियाणा राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन क्या है? ये एक क्या है? सेंटर है, याद रखेंगे। 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में हरियाणा शब्द का अर्थ बताइए। हरियाणा, देखो इंग्लिश में देखो, इसको ध्यान से देखो, हरियाणा HARINA, हरियाणा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है धरती पर सौरभ, धरती पर सौरभ। और मैंने शिलालेख की वीडियो पढ़ा रखी है, उसमें मैंने बता रखा है कि ये किस शिलालेख से मिला है। हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य का नाम क्या है? हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य का नाम महाभारत है। इनमें से कौन सा नृत्य हरियाणा में पाया जाता है?
धूमर नृत्य हरियाणा में पाया जाता है। घूमर का मतलब क्या होता है? घूम घूम कर, घूम घूम कर। क्वेश्चन है आपका, महाभारत से पहले सरस्वती घाटी के किस प्रांत में 10 राजाओं के बीच एक महान युद्ध हुआ था? महाभारत से पहले सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र प्रांत में। तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था कि कुरुक्षेत्र प्रांत किस घाटी में आता है, तो कुरुक्षेत्र प्रांत आता है सरस्वती घाटी के क्षेत्र में, और यहाँ पर 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। तो हरियाणा जी के तकरीबन क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके रखें। हरियाणा के दक्षिण में स्थित है कौन? राजस्थान हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। हरियाणा की आपको पूरी बाउंड्री याद रखनी है, कितने स्टेट लगते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाया करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में हरियाणा का स्थान 20वां है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मार्क करना है। क्वेश्चन है आपका 29वां, हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो हरियाणा में लगभग 4% भूभाग पर वन क्षेत्र है। कितने प्रतिशत पर? 4% भाग पर। ये एग्जैक्ट नहीं है, इससे कम ही है, तो क्या है? ये वन क्षेत्र है। क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित रोजगार कार्यालय इनमें से कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं करता है? हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित रोजगार कार्यालय इनमें से कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं करता है? तो ध्यान रखेंगे, आवेदकों का पंजीकरण करता है, नौकरी चाहने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, रोजगार के आंकड़े एकत्रित करता है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना इस कार्यालय का काम बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में कितने प्रशासनिक डिवीजन हैं? हरियाणा में 6 प्रशासनिक डिवीजन हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन यानी कि HSDM यानी कि हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो मई 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा एक किसके रूप में स्थापित की गई? तो HSDM क्या है? एक सोसाइटी है। क्या है? एक सोसाइटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे 33, हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है ठूंठ को जलाना। अब ठूंठ क्या है? जो फसलें होती हैं उसके जो अवशेष होते हैं उनको जलाने को क्या बोलते हैं? ठूंठ जलाना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले कौन से जिले हैं? तो आपको इनकी सीरीज याद रखनी है, मैं वीडियो में बाद में पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको सबसे खराब कौन सा है? वायु गुणवत्ता आपसे पूछा, वायु गुणवत्ता यानी कि एयर पोल्यूशन। तो कौन सा है? एयर क्वालिटी के हिसाब से कौन सा है? ये है हिसार। क्वेश्चन लेंगे, हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए जिम्मेदार संगठन का नाम क्या है? प्रदूषण की निगरानी कौन करता है? प्रदूषण की निगरानी करता है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि HSPCB। याद रखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 36, इनमें से कौन सी संस्था किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण नहीं करती है? तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, सैमसंग, HP, IBM ये क्या है? ये कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है, जबकि एक्सेंचर क्या है? ये कंप्यूटर से संबंधित कंपनी नहीं है। क्वेश्चन है, पत्र लेखन के लिए इनमें से किस कार्यक्रम की आवश्यकता होती है? पत्र लेखन के लिए MS वर्ड की आवश्यकता होती है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट्स कंप्यूटर डिवाइस में स्टोरेज को गीगाबाइट में पा जाता है, तो 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? आंसर क्या होगा? 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। जीमेल की सेवा का स्वामित्व इनमें से किस कंपनी के पास है? तो जीमेल का ओनर कौन है? ये चलती है गूगल के थ्रू। किसका प्रोडक्ट है ये जीमेल? ये गूगल का प्रोडक्ट है। अभी आपके क्वेश्चन धीरे धीरे करके कवर हो जा रहे हैं, तो समय धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए लगा रहा हूं, तो आप साथ के साथ इनको करते जाएं। अगर आप साथ के साथ करोगे थोड़ा अभ्यास और इनके ऊपर थोड़ी सी आप छानबीन करोगे क्वेश्चनों की, तो आराम से आप
पेपर में अव्वल स्कोर कर पाओगे। और अगर आप उनकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, दिए गए लिंक से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। नीचे दिए गए शब्दों में विषम शब्द को चुने। क्या बताना है? विषम शब्द को चुने। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और बिलियर्ड्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सारे आउटडोर गेम हैं, जबकि ये इंडोर गेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको खालिस्तान पूरा करना है और सीरीज ये आपकी एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये एनालॉजी से खूब क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बैंकिंग में जाओगे तो आपको भरमार मिलेगी क्वेश्चनों की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे शुरू में क्या दिया हुआ है? एम सब जगह दिया हुआ है, तो मैं एम को थोड़ा ड्रॉप कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये ए दिया है, ये बी दिया है, मैं ड्रॉप करके इधर आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह क्या दिया हुआ है? जेड दिया हुआ है। अब उसके बाद एन दिया हुआ है, यानी कि अब बी की जगह पे क्या आएगा? इसका डिसीजन करना है, यानी कि 1 2 3 4 नंबर पे क्या आएगा? तो अब यहाँ देखिए, ये है हमारा 1 2 3 और ये है हमारा 4 नंबर। इसको किससे डिनोट किया गया है? ए से। तो अब आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा क्वेश्चन का कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं एक बार आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा पहले। तो ये डी का डी हुआ है और ये ई कितने नंबर पे होता है? 5 पे, और 5 में से 1 गया तो 4 पे, यानी कि यहाँ पे -1 की सीरीज चलानी है। तो अब ए कितने पे है? 1 पे, और अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? अब ये आपका 26 आपको पता टोटल होते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है? ए की सीरीज आती है, यानी कि ए को पीछे करेंगे तो क्या आएगा? आपका जेड आएगा। आंसर क्या होगा? यानी कि सी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप 1 से 2 सेकंड का ही टाइम लगाएं। IQ के साथ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा दिमागदारी इन क्वेश्चनों के ऊपर करना सही नहीं रहता। अभ्यास का खेल है सारा। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 4 पाँचे 20, 4 छक्का 24 दूर से दिख रहा है। तो अब ये देखो, ये 32 तो अपने आप ही कट जाएगा यहाँ से। अब 20 की बात है। अब देखो, ये ई है, ये ई है, यानी कि इसको एक बार हटा दो आगे से। तो अब देखो, अब ये यहाँ पे यू आएगा या ये वी आएगा? अब देखो, अब ये 26, ये 25, ये 24, ये 23, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे 22 आना चाहिए। तो 22 पे क्या होता है? 22 पे होता है वी। तो एक नज़र का खेल है। आंसर क्या हो गया इसका? डी आंसर हो गया। क्वेश्चन लेंगे, ग्रेट इज कोडेड। मैं हिंदी वाला पोर्शन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट किस में काम करते हैं? हिंदी में, और मुझे भी इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी में काम करेंगे। ग्रेट को लिखा गया है, देखो ये ग्रेट को निश्चित कोड में लिखा गया है TAERG। तो अब देखो, इसका एकदम उल्टा लिखा हुआ है। तो ये जी कहाँ गया? पीछे गया, और ये टी कहाँ गया? आगे आ गया। तो यानी कि पीछे वाले आगे और आगे वाले पीछे, रिवर्स करना है। तो इसको कर दो रिवर्स। वाई क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा। तो टी कट गया आपका। ठीक है, आपका क्या नाम है? अब आगे देखो, अब एस का है, एस आपका पीछे आना चाहिए। तो मैं एक बार थोड़ा इसको काट रहा हूँ, अब आप देख लीजिए ध्यान से। तो एकदम इसका उल्टा कर दो, वाई फिर ए फिर डी फिर यू फिर एस। तो करने की जरूरत नहीं है, दूर से आपको नजर आ रहा है ए ऑप्शन। तो ये देखो, ये मैथ का कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक बार मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बार बार में रिपीट हुआ करते हैं। तो ये देखो क्या दिया हुआ? 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 इज इक्वल टू बताना है आपको किस में है। और सॉल्यूशन आपका डेसिमल फैक्टर में दिया, डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। तो एलसीएम लेंगे, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, यानी कि 8 और 2 10 और 2 8 और 2 1 मिनट, ये 1/4 है ना यहाँ पे, सॉरी 1/4 है। 8 और 4 12, मैं दोबारा लिखता हूँ, 1 मिनट आप ध्यान से थोड़ा। 1/2 जमा 1/4 जमा 1/8 जमा 1/16। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी कि कितना? ये 15/16 है। अब क्योंकि ऊपर छोटा तो बिंदी लगाएंगे, तो 16 निमा 144, तो 9 तो आ ही गया क्योंकि आया हुआ है सब में। तो यहाँ से तो काट दो। अब बच गए कितने? बच गए 6। तो 16 तिया 48, तो ये तो रह गया छोटा। आंसर क्या होगा? ये वाला। तो इसमें मेन चीज़ है कि आपको एलसीएम के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे कि 16 एलसीएम, फिर 2 8 और फिर 4 चौका 16 और फिर 8 दूनी 16, फिर 16 कम 16, तो फिर थोड़ा सा आपको 2 सेकंड की आपकी खपत हो जाएगी। तो 2 सेकंड का टाइम एग्जाम में काफ़ी वैल्यूएबल होता है। ऐसे बच्चे, आप इन बातों को समझ के चलो।
कि यदि किसी वस्तु, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी लैंग्वेज खतरनाक है। और अगर आपने पुराने पेपर पढ़े होंगे तो आप देखते हो कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बार बार पूछा करता है। आपने इस बात का बिल्कुल एहसास भी होगा और आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप ऐसे क्वेश्चनों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार भी होगा मेंटली। देखो क्वेश्चन को पढ़ना सिखाता हूँ आपको। पहले स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। बच्चे बोलते हैं सर मैथ नहीं आता, क्या करें? जिन बच्चों को मैथ नहीं आता वो एक दिन पढ़ना बंद करें, एक दिन का रेस्ट करें। एक दिन की जो आप रेस्ट करोगे वो उसकी आपको रिकवरी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उस दिन सोचो सिर्फ बैठ कर कि आपको आखिर मैथ क्यों नहीं आता? क्या आप पागल हो? जब आप पागल नहीं हो तो आपको मैथ क्यों नहीं आता? क्योंकि आप स्टेटमेंट को बिल्कुल बारीकी से नहीं समझते हो। मैथ का मतलब है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर ही सारा गेम छुपा रहता है और कुछ भी नहीं होता, इजी होता है बिल्कुल। तो देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, मैं यहाँ पे देखो, यदि किसी वस्तु का लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है। देखो वस्तु का लाभ, यहाँ पे कोमा है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के। हमेशा कोमा के बाद स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए ताकि इजीली बात समझ में आए। विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के 1/3 के, यानी कि ये 1/3 हो गया। अब किसकी बात कर रहा है? विक्रय मूल्य के, यानी कि किसके? विक्रय मूल्य के। जिसकी बात कर रहा है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस ही है, विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। विक्रय मूल्य के 1/3, 1/3 है, यानी कि ये वाला है कौन? लाभ, यानी कि ये आपका क्या है? ये प्रॉफिट है। अब देखो 3 रुपए का सामान बिका 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ। 3 रुपए का सामान बिका 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ, यानी कि सामान कितने रुपए का होगा? वो 2 रुपए का सामान होगा। बात समझ में रहे हो ना? 3 रुपए का सामान बिका। देखो मैं इसको एक बार काट के दोबारा लिख रहा हूं। ये 1/3 हो गया, ये एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अब 3 रुपए का सामान बिका कितने के साथ में? 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ में, यानी कि 3 रुपए का बिका जिसमें 1 रुपया क्या मिला? हमको प्रॉफिट मिला। यानी कि सामान कितने का होगा? वो सामान 2 रुपये होगा, 2 रुपये का होगा। यानी कि 2 रुपये का सामान है वो 3 रुपये में बिका है, यानी कि सीपी क्या हो गया? सीपी हो गया 2 रुपये। अब देखो इसने क्या पूछा? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर आता है? हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 2, और इसके ऊपर क्या आता है? हमारा लाभ आता है। तो 1/2 लाभ हो गया। परसेंटेज में पूछा है तो 1/2 का परसेंटेज क्या होता है? 50%। अब इसको अगर आप 100 से गुना करोगे तो पागल ही वाला काम कहलाएगा ये। तो क्वेश्चन है, प्लेग के कारण एक गांव की आबादी 10% कम हो गई। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है तो नई गणना क्या है? अब देखो 10% क्या हो गई? कम हो गई, यानी कि 10% कम हो गई, यानी कि 1/10 कम हो गई। यानी कि 10 में से क्या हो गई? 1 कम हो गई। 10 में से क्या हो गई? 1 कम हो गई, यानी कि कितनी बची? 9 बची। पहले कितनी थी? 10। 10 में से क्या हो गई? 1 कम हो गई तो कितनी बची? 9। अब देखो पहले क्या बोला? ये पहले थी 18,000। पहले कितनी थी? 18,000। तो कितने गुना बोल रहा है ये? तो इसको आप 0 को छोड़ो, इसको देखो सीधा 18 गुना बोल रहा है, तो इसको आप 18 गुना कर दो। तो अब 18 नियमा कितने होते हैं? अब आपको भैया टेबल तो याद करनी पड़ेगी, 25 तक तो कम से कम। 18 नियमा कितने होते हैं? अगर आप ऐसे करोगे 18 नियमा तो समझ लो फिर मुश्किल हो जाएगी बात। तो 18 नियमा कितने होते हैं? 162। और ये 0 से 0 कटी हुई, 2 0 बचे हुए हैं, तो 2 0 क्या करेंगे? 162 के साथ में चिपका देंगे। क्या कर देंगे? चिपका देंगे, आंसर लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द सब ट्रिपलेट रेशो ऑफ 125:216, यानी कि 125:216 का उप त्रिगुण अनुपात क्या है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने मैथ को जटिलता से नहीं पढ़ा होगा तो उप त्रिगुण अनुपात पढ़ के ही आप थोड़ा क्या कर जाओगे? कंफ्यूज कर जाओगे। तो उप त्रिगुण क्या होता है कि आपको उसका क्या करना है? क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब रूट करना है। क्या करना है? उसका घनमूल निकालना है, यानी कि क्या करना है? घनमूल निकालना है। तो 25 का कितना होता है? 5 5 25 5 125, और 216 कितना होता है? 6 6 का 36 6 का 216। आगे बात समझ में तो ध्यान रखेंगे। उप त्रिगुण क्या होता है? उप त्रिगुण होता है क्या? उप त्रिगुण जब आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है? उसका घनमूल निकाल देना है। क्या निकाल देना है? उसका घनमूल निकाल देना है। क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम शब्द का उपयोग अक्सर किसके मापन में किया जाता है? तो कम से कम शब्द का उपयोग अक्सर लंबाई के माप की गणना में किया
जाता है। क्वेश्चन है 49, तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अष्टक का नियम किसने दिया? अष्टक का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। ये दिया था न्यूलैंड ने। किसने? न्यूलैंड ने दिया था क्या? अष्टक का सिद्धांत। क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे एक उभयचर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इनमें से किसे एक उभयचर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? उभयचर का मतलब क्या होता है? जो कि पृथ्वी और जल दोनों के अंदर ही, यानी कि दोनों के ऊपर ही चल सकता है, रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको उभयचर बोलते हैं। तो मेंढक क्या है? मेंढक जल में भी रहता है और धरती के ऊपर भी रहता है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मेंढक। अब आगे आपके क्वेश्चन है 51 से लेकर के 90 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पोस्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन है, यानी कि पोस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और इस वीडियो में भी बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पटवारी ग्राम सचिव का पेपर देना है तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, ताकि अगर एग्जामिनर पोस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना आए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जो टैक्स इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, टैक्स इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, तो आपको पता है टैक्स इंस्पेक्टर के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो एक्साइज वाला टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, एक पेपर में क्या करा था उसने, क्वेश्चन पूछा ही नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन पूछा ही नहीं, और दूसरे वाले में क्या करा उसने, क्वेश्चन पूछ डाले। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होता है ऐसी चीज़ों से। एग्जामिनर ने क्या करा था, पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे थे, रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा। तो ऐसा कभी मत सोचो कि मैथ के ही 5 ही क्वेश्चन आएंगे या 7 ही क्वेश्चन आएंगे या 8 ही क्वेश्चन आएंगे। एग्जामिनर की मर्जी, उसने बोला नहीं है आपके सिलेबस में कि मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा। उसने ये बोला है सिर्फ आपके सिलेबस में कि आपका जो सिलेबस है वो 25% हरियाणा जी के है और 75% में सब कुछ है। अब सब कुछ का मतलब आपको पता है, लेकिन उस सब कुछ में कितना कितना कौन कौन है ये आइडेंटिफाई नहीं है। अब वो चाहे तो पूरा 75% या जितना भी उसने बोला हुआ है वो कंप्लीट भी एक सब्जेक्ट से पूछ सकता है, ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, हर एक सब्जेक्ट की आप बारीकी से तैयारी करेंगे। कोई भी अगर आपको हमारे से सहायता चाहिए, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई किसी सिलेबस में कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सकते हो और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको मेंबरशिप चैनल की मिल जाए और आपको थोड़ी सी हमारी तरफ से हेल्प और भी ज़्यादा मिल जाए। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।